हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज का जो नया टॉपिक है, आज का जो नया चैप्टर है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम लोग जो चैप्टर नंबर जो 2 स्टार्ट करेंगे वो हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस होगा। ठीक है, एनालिसिस। नाउ यहां पर एक बात है फ्रेंड्स कि यहां पर जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर जो कर रहे थे, यहां पर जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे थे, तो वहां पर हमने इन्वेंट्री मॉडल्स को हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, नाउ इन्वेंट्री मॉडल्स में क्या है कि इन्वेंट्री मॉडल में हम लोग पहले तो समझते कि इन्वेंट्री क्या है, उसमें कुछ टर्म्स को हमने सीखा था। उसके बाद हमने बेसिकली 2 मॉडल्स को अच्छे से पढ़ा, उसको पूरा हमने डिराइव किया जहां पर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को निकाल रहे थे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स कि ब्रेक इवन एनालिसिस आज का हमारा चैप्टर तो है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही छोटा सा यूनिट है। आज ही के लेक्चर में ब्रेक इवन एनालिसिस भी मैं खत्म कर दूंगा। इससे रिलेटेड बहुत अच्छे 2 न्यूमेरिकल्स भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा जो गेट लेवल पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा ओके कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्या करूंगा कि ब्रेक इवन एनालिसिस से पहले हमारा जो इन्वेंट्री मॉडल था, ठीक है, इन्वेंट्री मॉडल जो था हमारा, उसमें हमने 2 मॉडल्स के बारे में पढ़ लिया था। इन्वेंट्री मॉडल में हमने टोटल 2 मॉडल्स के बारे में पढ़ा था और यहां पर हमारे 2 मॉडल्स रह गए थे। ठीक है, नाउ जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने पढ़ा था मॉडल नंबर 1 और मॉडल नंबर 2, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को। जो हमारा मॉडल नंबर 1 था, मॉडल नंबर 1, इसमें हम क्या पढ़ते थे? इसमें हम पढ़ते थे रेगुलर डिमांड। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते थे? रेगुलर डिमांड। ठीक है, दूसरा हम क्या पढ़ते थे? इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट। यहां पर मैं एजम्पशंस के बारे में बता रहा हूं। यहां पर हम करते थे इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट। ठीक है, रिप्लेनिशमेंट, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट। और जो मेरा तीसरा यहां पर रहता था नो शॉर्टेज अलाउड। ठीक है, नो शॉर्टेज अलाउड। ठीक है, तो इसके लिए हमने पूरा एक ग्राफ बनाया था, लॉट साइज और साइकिल टाइम के बीच हमने ग्राफ बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, वहां पर हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में समझा, हमने होल्डिंग कॉस्ट के बारे में समझा, हमने वहां पर यूनिट कॉस्ट को डिफाइन किया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को डिफाइन किया, डिमांड को डिफाइन किया। और उसके बाद हमने क्या किया, जो यहां से हमको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो वैल्यू मिलती थी फ्रेंड्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू वो हमें कितनी मिलती थी? वो हमें डेरिवेशन से मिलती थी 2C0D/CH। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों को सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही नहीं पता करना रहता था, हमें यहां पर जो हमारा मैक्सिमम इन्वेंट्री है उसकी भी वैल्यू हमें पता रखनी पड़ती थी। सो यहां पर जो मैक्सिमम इन्वेंट्री होता था, ठीक है, जो मैक्सिमम इन्वेंट्री होता था IM की यहां पर वैल्यू वो किसके बराबर हो जाती थी? वो उसी लॉट साइज के बराबर हो जाती थी जो लॉट साइज हम क्या करते थे? एक बार में ऑर्डर करते थे। ठीक है, यहां पर जो मैंने आप लोगों को रीऑर्डर लेवल, लीड टाइम के कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाए थे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी लेवल के आएंगे, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, नाउ ये हमारा पहला मॉडल था और इस पहले मॉडल से हमने ये 2 जो फॉर्मूला था ये हमने क्या किया था? हमने डिराइव किया था। ये इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ये तो मैंने डायरेक्टली ग्राफ के थ्रू समझा दिया था कि मैक्सिमम इन्वेंट्री की वैल्यू लॉट साइज के बराबर क्यों होती है। और अगर आप लोगों ने मेरे उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए उस लेक्चर को देखिए, मैंने बहुत अच्छे से वहां पर समझाया था उस चीज को। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं भाई? हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू पहले हम टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं? टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं और टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? पूरे कॉस्ट को विथ रिस्पेक्ट टू द लॉट साइज हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और उसको किससे इक्वेट कर देते हैं? 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो वहां पे हमें किसकी वैल्यू आ जाती है? वहां पे हमें इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी Q डैश की वैल्यू आ जाती है। मतलब अगर मैं ये लॉट साइज ऑर्डर करता हूं तो जो मेरा टोटल कॉस्ट लगता है, टोटल कॉस्ट किस किस का कॉस्ट का सबमिशन होता है? हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट का सबमिशन होता है, हमारा होल्डिंग कॉस्ट का सबमिशन होता है और हमारा क्या होता है? हमारा जो यूनिट कॉस्ट है उसको भी हमको कंसिडर करना पड़ता है। तो अगर मैं ये लॉट मंगाता हूं, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए? जिसकी मैग्नीट्यूड ये क्वांटिटी होनी चाहिए, तो इसके लिए मेरा जो टोटल कॉस्ट लगता है वो क्या लगता है? मिनिमम लगता है। ठीक है, इसके बाद हमने मॉडल 2 पढ़ा था, वो भी काफी इंपॉर्टेंट मॉडल था। क्या था हमारा मॉडल 2? मॉडल नंबर
मॉडल नंबर 2 हमने पढ़ा था। मॉडल 2 में हमने क्या पढ़ा था? मॉडल 2 में हमने ये पढ़ा था कि भाई मेरी जो डिमांड है वो तो कांस्टेंट रहेगी। मेरी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड कांस्टेंट रहेगी। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दूसरा हमने ये पढ़ा था कि यहां पर हमारी यूनिफॉर्म प्रोडक्शन रेट है, ठीक है। यहां पर हमारा क्या है? यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट प्रोडक्शन, कांस्टेंट प्रोडक्शन रहेगी हमारी। और तीसरा क्या था? नो शॉर्टेज अलाउड था, नो शॉर्टेज अलाउड, ठीक है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया ना, पूरा का पूरा एक लेक्चर मैंने सिर्फ इस मॉडल पे डेडिकेट किया था। और वहां पर मैंने बताया था कि कैसे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हम जो ग्राफ प्लॉट करते थे फ्रेंड्स, वो ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते थे? हम लॉट साइज वर्सेस साइकिल टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते थे, और हमारा जो ग्राफ था कुछ इस टाइप से बनता था, ठीक है। ये वाला रीजन प्रोडक्शन एंड डिमांड दोनों को शो करता था, और ये वाला रीजन सिर्फ और सिर्फ डिमांड को शो करता था। मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक है। आप प्रीवियस लेक्चर को जाइए, देखिए, ओके। और यहां से जो हमारे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जब यहां पर हम लोग देखते थे तो यहां पर जो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो वैल्यू आती थी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसकी जो वैल्यू आती थी वो क्या आती थी? 2C0D अपॉन होल्डिंग कॉस्ट। यहां पर C0 क्या होता था? यहां पर C0 सेटअप कॉस्ट होता था, यहां पे C0 ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं होता था, ये भी मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा हमारे पास ये आता था इनटू P अपॉन P माइनस D। ये मेरी किसकी वैल्यू आती थी? ये मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू आती थी, ठीक है। एक हमने ये फॉर्मूला किया था, और उसके बाद हमने एक और चीज किया था कि यहां पर जो मैक्सिमम इन्वेंट्री होता है, ठीक है, IM की जो वैल्यू होती है, यहां पर मैक्सिमम इन्वेंट्री की वैल्यू प्रोडक्शन माइनस डिमांड इनटू T1। और ये T1 कौन सा टाइम था? ये T1 वो टाइम था जब तक आपकी प्रोडक्शन चल रही थी, ठीक है। ओके, नाउ यहां पर ये दो मॉडल हमने किया था, और इस दो मॉडल के टर्म से हमने ये दो जो इक्वेशन था, ये दो वैल्यूज को हमने क्या किया था? डिराइव किया था, ठीक है। यहां पर आपको इनकी दो वैल्यूज, मैक्सिमम इन्वेंट्री, ठीक है, मैक्सिमम इन्वेंट्री और आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज की वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। अब गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, मैं क्यों इनको बार दोबारा इस तरह से रिवाइज करा रहा हूं? क्योंकि जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यही दो मॉडल से अगर क्वेश्चन आते तो जनरली इसी दो मॉडल से आते, बट स्टिल हम कोई भी पॉइंट यहां पर नहीं छोड़ेंगे। तो यहां पर हम मॉडल नंबर 3 और मॉडल नंबर 4 दोनों को थोड़ा सा बेसिक एक ब्रीफ व्यू में देख लेते हैं, ताकि आपके पास कम से कम फॉर्मूला हो। क्योंकि डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन मैंने इसलिए समझाया था आप लोगों को ताकि आप लोगों को उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहे। अब यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम मॉडल नंबर 3 पढ़ते हैं। चलिए, मॉडल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके। मॉडल नंबर 3 हम लोग कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा मॉडल नंबर 3। जैसे ही मेरा ये मॉडल 3 मॉडल 4 हो जाएगा, वी विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, एंड दैट इज वेरी इजी। एक ही लेक्चर में मैं ब्रेक इवन एनालिसिस को खत्म कर दूंगा। तो ये आपका है मॉडल नंबर 3। चलिए मॉडल नंबर 3 को पढ़ते हैं। मॉडल नंबर 3 में हम क्या एज्यूम्स करते हैं? यहां हमने क्या किया था? दोनों मॉडल के केस में हमने कुछ एजप्शंस लिया था। तो मॉडल नंबर 3 में भी हम क्या करते हैं? कुछ एजप्शंस करके चलते हैं। तो पहला एजप्शन हमारा ये रहता है कि दैट आवर डिमांड इज कांस्टेंट। तो पहला मेरा क्या रहेगा? कांस्टेंट डिमांड। पहला मेरा क्या है? कांस्टेंट डिमांड। दूसरा क्या रहता है मेरा? दूसरा रहता है मेरा इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट। क्या रहता है मेरा? इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट, ठीक है, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट। और जो तीसरा रहता है मेरा, ठीक है, जो तीसरा यहां पर जो एजप्शन रहता है वो इंपॉर्टेंट होता है, और वो रहता है शॉर्टेज इज अलाउड, ठीक है, शॉर्टेज अलाउड, ठीक है, शॉर्टेज अलाउड। ओके, चलो अब यहां पर मैंने क्या किया? यहां पर मैंने ये तीन चीजें कर ली। यहां पर जो पहले की दो चीज आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों, ये जो पहला दो एजप्शन है, ये आपके पहले एजप्शन से मेल खा रहा है। वहां पर भी कांस्टेंट डिमांड था, वहां पर भी इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट था, लेकिन वहां पर शॉर्टेज अलाउड नहीं था। यहां पर आपको शॉर्टेज अलाउड है, मतलब यहां पर हमको शॉर्टेज को कंसीडर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अलाउड है तो मेरी मर्जी है, मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। यहां पर शॉर्टेज आपको रखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर शॉर्टेज रखता हूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे यहां पर ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। चलिए भाई मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब समझाना आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वरना मैं डायरेक्ट क्या करता? मैं डायरेक्ट आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला दे देता, लेकिन उससे नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप से देता हूं, यहां पर आपका क्या रहता है? यहां पर आपका लॉट साइज रहता है, ये आपका लॉट साइज रहता है, ये होता है Q, और ये होता है आपका साइकिल टाइम। साइकिल टाइम यहां पर हम किससे डिनोट करते हैं? TC से करते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है, और इसका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। मैं हमेशा इसको एक्स और वाई एक्सिस इसलिए देता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ द टाइम इंक्रीजेस,
एंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y द वैल्यू ऑफ द लॉट साइज इंक्रीजेस। ठीक है, इसलिए मैं x और y एक्सिस से इसको क्या करता हूं, डिफाइन करता हूं। अब देखिए, अगर मैं इस एजप्शन को सही मान के चल रहा हूं, इस एजप्शन को मैं कंसीडर करके चल रहा हूं, तो क्या होगा, यहां पर सबसे पहले मेरे पास कुछ ना कुछ क्या होगी, कुछ ना कुछ लॉट साइज की वैल्यू होगी। ठीक है, इसको मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे थोड़ा सा यहां पर मुझको थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, तभी ये मैं आपको समझा पाऊंगा। ओके, चलो, तो यहां पर आपका है टाइम, इसको मैं लिख देता हूं, यहां पर टाइम लिख देता हूं। ठीक है, नहीं नाउ अब यहां पर क्या हो रहा है, मेरे पास कुछ लॉट साइज की वैल्यू थी, मेरे पास कुछ लॉट साइज की वैल्यू थी, कांस्टेंट डिमांड की वजह से देखिए डिमांड होता जा रहा है, डिमांड होता जा रहा है, अब इस पॉइंट पर पहुंचा, यहां पर मेरा क्या हो गया, यहां पर मेरा लॉट साइज 0 हो गया। लेकिन अभी क्या है, आपके पास शॉर्टेज भी हो गया, लीजिए मैंने यहां पर शॉर्टेज को डिनोट कर दिया। और कुछ टाइम के बाद जब आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट है। देखिए पहले क्या हुआ, आपके पास कुछ लॉट साइज था, आपके पास क्या था, कुछ लॉट साइज था, वो लॉट साइज कांस्टेंट डिमांड की वजह से खत्म होता जा रहा था, खत्म होता जा रहा था। ठीक है, जब शॉर्टेज अलाउड नहीं था, ठीक है, जब शॉर्टेज अलाउड नहीं था, तो जहां पर आपका लॉट साइज 0 होता था इस पॉइंट पे, वहीं से आपका इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट आ जाता था। यहां पर क्या है, शॉर्टेज अलाउड है, तो यहां पर अब आपका जो इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट है वो इस पॉइंट से ना होके कहां से होगा, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, ये रहा। ओके, उसके बाद क्या होगा, फिर आपका ये इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट आ गया, मतलब जितना हमको लॉट साइज रिक्वायर्ड था वो हमारे पास वापस आ गया। उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, फिर से ये इस टाइप से डिमांड इस टाइप से हो रहा है, ऐसे करके। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके देता हूं, और ये आपका क्या हुआ, ये आपका शॉर्टेज। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका शॉर्टेज हो गया, इस टाइप से मैं कर देता हूं। ओके, चलिए, तो ये जो ग्राफ बनता है, ये जो ग्राफ आपका प्लॉट होता है, ये मॉडल नंबर 3 के लिए होता है। यहां पर ये जो वैल्यू होती है हमारी, ये किसकी वैल्यू होती है, मैक्सिमम इन्वेंट्री की वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं देखूं, ये मैक्सिमम इन्वेंट्री है और ये क्या है, मैक्सिमम शॉर्टेज है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आईएस से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, दैट मैक्सिमम इन्वेंट्री, आई एम डिनोटिंग मैक्सिमम इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री वही स्टॉक होता है जो हम मेंटेन करके चलते हैं, तो यहां पर जो मैक्सिमम इन्वेंट्री हमारी ये क्या है, आईएम होती है, ये हमारी आईएम होते हैं। और शॉर्टेज को मैं किससे डिनोट करता हूं, शॉर्टेज को मैं एस से डिनोट करता हूं। तो जो मैक्सिमम शॉर्टेज मैं अफोर्ड कर सकता हूं, एज अ कंपनी कोई अफोर्ड कर सकती है, वो मैक्सिमम शॉर्टेज कितना है, आईएस। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मैक्सिमम शॉर्टेज, मैक्सिमम शॉर्टेज। ठीक है, मैक्सिमम शॉर्टेज ये आपका कितना है, ये आपका है आईएस। ओके, नाउ अब यहां थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पे मैं टाइमिंग की बात करूंगा। जब आपका कांस्टेंट डिमांड था, यहां पर क्या आ रहा है, ये जो स्लोप आपका डिफाइन कर रहा है, ये स्लोप आपको किसको डिफाइन कर रहा है, ये स्लोप आपको डिफाइन कर रहा है, ये स्लोप दिखा रहा है कांस्टेंट डिमांड को। ठीक है, कांस्टेंट डिमांड है, इसलिए आपका स्लोप भी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, नाउ यहां पर क्या है, जब तक आपके पास प्रोडक्ट था वो डिमांड में गया, उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसा टाइम पीरियड आया जहां पे मुझे शॉर्टेज को भी क्या करना पड़ा, देखना पड़ा। तो यहां पर अगर मैं साइकिल टाइम को डिफाइन करना चाहूं, तो साइकिल टाइम क्या होता है भाई, जब हमारे पास लॉट था और फिर से उतना ही लॉट आ गया। आप समझ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो डिस्टेंस होता है, यही मेरा साइकिल टाइम होता है, यही मेरा साइकिल टाइम होता है। और अगर आप इसको यहां से देखेंगे एज अ रेक्टेंगल, इसको आप देखेंगे, तो यहां पर जो साइकिल टाइम की वैल्यू होगी, यानी कि टीसी, वो वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू होगी आपकी T1 प्लस T2। वो वैल्यू आपकी कितनी होगी, T1 प्लस T2। तो ये आपकी क्या आ जाती है, ये आपकी साइकिल टाइम आ जाती है। ओके, सो यहां पर जो मेरा ये ग्राफ बनता है लॉट साइज वर्सेस टाइम का, वो कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं, ये वाला पोर्शन, इस समय आपके पास क्या था, इस समय आपके पास कुछ ना कुछ, इस समय आपके पास लॉट साइज था, तो डिमांड में ये जा रहा था। इस समय क्या हो रहा है, इस केस में आपको शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। मतलब इस समय क्या था, डिमांड तो था आपका, लेकिन आपके पास लॉट कोई भी अवेलेबल नहीं था, इसलिए आप उसे क्या कर रहे थे, डिमांड या फिर सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना, अब इसमें थोड़ा सा हम चीजें समझते हैं। यहां पर हम सारी चीजें वही एज्यूम करके चलेंगे जो हमने प्रीवियस यानी कि मॉडल नंबर 1 में एज्यूम किया था। क्या क्या एज्यूम किया था हमने किया था कि हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो हम कितना मान के चलते हैं, वो हम C0 मान के चलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, अगर मैं एक साल में बता रहा हूं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये कितने होते हैं मेरे,
एन होते हैं। मेरी टोटल डिमांड मेरी कितनी होती है, टोटल डिमांड मेरी होती है डी, एक साल की मैं बात कर रहा हूं। और मेरा लॉट साइज है, अगर मेरा लॉट साइज को मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूं, यानी कि मैं जो क्यू मंगा रहा हूं, जो भी लॉट साइज मंगा रहा हूं उसको अगर मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूं, तो यहां पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बाई क्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। ये आप लोगों को पता ही है, मैंने समझाया भी है। ओके, सो यहां पर जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, यहां पर कितना लगेगा, यहां पर जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो यहां पर लग रहा है फ्रेंड्स, वो लगेगा सी नॉट डी बाय क्यू। ठीक है, इसको भी मैं यहां पर नोट डाउन कर लेता हूं। ठीक है, नाउ चलिए दूसरे केस में चलते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर मेरे पास आपका होल्डिंग कॉस्ट है। ठीक है, मतलब जो इन्वेंट्री मैंने मेंटेन करके रखी है, डिमांड में तो नहीं है कि एक बार में वो पूरी इन्वेंट्री मेरी खत्म हो गई। जैसे जैसे डिमांड हो रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे मेरे लॉट की साइज कम होते जा रही है, लेकिन जो लॉट साइज मैंने मेंटेन करके रखी है अंटिल इट बिकम 0, तो वहां पर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर आप कह सकते हैं होल्डिंग कॉस्ट, ये आपका कितना है, होल्डिंग कॉस्ट है आपका CH। ठीक है, ये सिंगल पीस के लिए है। तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा, टोटल होल्डिंग कॉस्ट ये आपका क्या होता है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट आपका होता है CH इंटू आई एवरेज, यानी कि एवरेज इन्वेंट्री होती है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद ये आई एवरेज की वैल्यू मैं निकालना सिखाऊंगा कि कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इसको भी मैं क्या कर देता हूं, इसको भी मैं इस टाइप से लिख देता हूं, ये आपका क्या हो जाता है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट हो जाता है। इसके बाद आपका क्या होता है, यूनिट कॉस्ट। अगर मैं सिंगल यूनिट कॉस्ट, अगर मैं यूनिट कॉस्ट को मान के चल रहा हूं या फिर यूनिट रेट को मान के चल रहा हूं CU, तो यहां पर टोटल यूनिट कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल यूनिट कॉस्ट ये क्या हो जाएगा, CU इंटू आपकी डिमांड कितनी है, डी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, CU इंटू डी। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमें सिर्फ 3 कॉस्ट को नहीं, यहां पर हमें 4 कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ता है। बहुत ध्यान से समझिए। देखिए आपकी डिमांड जो है, आपकी जो डिमांड है वो रेगुलर है, वो कांस्टेंट है, यानी कि ये जो स्लोप है ये डिमांड को दिखा रही है, जो येलो वाली लाइन है ये आपकी डिमांड को दिखा रही है। अब डिमांड आपका क्या है, डिमांड आपका कांस्टेंट है, यानी कि टाइम के साथ साथ डिमांड रेगुलरली कस्टमर के थ्रू आ रही है कि भाई हमें आपका मटेरियल चाहिए। लेकिन ये जो ब्लू रीजन है, इस ब्लू रीजन में क्या हो रहा है कि आपके पास कोई भी लॉट है ही नहीं, और आपको इस पर्टिकुलर टाइम T2 के लिए क्या करना पड़ रहा है, जो भी, अब मेरे पास कोई मटेरियल नहीं, जैसे मैं इस पेन को बेचता हूं, अब ये पेन रेगुलरली डिमांड में रहती है, लेकिन हो सकता है 4-5 दिन के लिए मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया हो। तो ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर नहीं आ रहा है, कस्टमर तो रेगुलर बेसिस पे आ रहा है मुझसे ये पेन खरीदने के लिए। तो अगर मैं उसे नहीं बेच पा रहा हूं तो वहां पर मुझे क्या सहना पड़ रहा है, वहां पर मुझे घाटा सहना पड़ रहा है, और वो जो लॉस मुझे सहना पड़ता है उसी को हम कहते हैं यूनिट शॉर्टेज कॉस्ट। मतलब यहां पर हम सिंगल हर यूनिट के लिए शॉर्टेज कॉस्ट को भी सह रहे हैं। तो यहां पर मैं यहां पर एक और टर्म लेके चलता हूं, शॉर्टेज कॉस्ट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, CS से डिनोट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिंगल यूनिट के लिए। ठीक है, अब एक दिन में 10 यूनिट हो रहा है, या फिर अगर मैं 5 दिन के लिए लेके चल रहा हूं कि 5 दिन में मैं 50 बेच देता, तो पूरे 50 के लिए मुझको वो सहना पड़ता ना। पूरे 50 दिन का यहां पर जो यूनिट कॉस्ट है, मुझे एक एक करके एक एक प्राइस पर एक एक मटेरियल पर मुझे CS लग रहा है, और मेरा मैक्सिमम जो हमारा ये है शॉर्टेज है वो कितना है, मैक्सिमम शॉर्टेज IS है। तो मुझे टोटल शॉर्टेज कॉस्ट कितना सहना पड़ रहा है, मुझे टोटल शॉर्टेज कॉस्ट जो सहना पड़ रहा है, टोटल शॉर्टेज कॉस्ट, ठीक है, टोटल शॉर्टेज कॉस्ट जो बियर करना पड़ रहा है वो क्या है, CS इंटू IS। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर हम मैक्सिमम नहीं लेते, यहां पर हम इसका एवरेज लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम इसका एवरेज ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी क्या है, यहां पर भी जो हमारा IS मैक्सिमम जो है शॉर्टेज, वो भी क्या है, एक दिन में डिमांड नहीं हो रहा है, हमारा क्या कांस्टेंट लेवल पे डिमांड हो रहा है। तो यहां पर हम भी इसको क्या करते हैं, एवरेज ही लेते हैं। जैसे यहां पर हम IM ना लेके होल्डिंग कॉस्ट में इसको I एवरेज कंसीडर करके चलते हैं, वैसे इसे भी यहां पर ये IS, मतलब इसको हम क्या करके चलते हैं, IS नहीं करके इसका एवरेज लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेज एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, IS हो जाएगा। ठीक है, आप इसे शॉर्टेज, इसे एज ए IS एवरेज लिख दीजिए, इसको यहां पर क्या लिख दीजिए,
एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर मुझे जो मेरा टोटल कॉस्ट है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पर मुझे टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने से पहले मुझे आई एवरेज और आईएस एवरेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब मैक्सिमम इन्वेंट्री का ये एवरेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ये आईएस एवरेज की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। लेकिन इसको निकालने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि इस ग्राफ में मैंने आप लोगों को आईएम की वैल्यू तो अभी बताई नहीं है, क्या आप मुझे लॉट साइज की वैल्यू बता सकते कि इस ग्राफ के लिए लॉट साइज की वैल्यू क्या होगी? 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखिए और यहां पर मुझे यहां बताने की कोशिश करिए कि भाई यहां पर जो मैक्सिमम लॉट साइज है, ठीक है, लॉट साइज की बात कर रहा हूं मैं, इन्वेंट्री की बात नहीं कर रहा। यहां पर मैं किसकी वैल्यू को पूछ रहा हूं, यहां पर मैं क्यू की वैल्यू को पूछ रहा हूं। यहां पर जो लॉट साइज है वो कितना होगा? तो यहां पर जो फ्रेंड्स लॉट साइज होता है ना, यहां पर जो लॉट साइज होता है ये कितना होता है, ये होता है आईएम प्लस आईएस। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, जब आपने पहला मॉडल पढ़ा था जहां पर शॉर्टेज अलाउड नहीं था, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट था, कांस्टेंट डिमांड था, तो वहां पर आईएम की वैल्यू क्या हो जाती थी, वहां पर आईएम आपकी क्यू की बराबर हो जाती थी। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर शॉर्टेज को भी हमको कंसीडर करना पड़ रहा है, इसलिए जो क्यू की वैल्यू है आईएम प्लस आईएस हो जा रही है। ठीक है, ओके, चलिए अब अगर मैं यहां पर आई एवरेज, ठीक है, यानी कि इन्वेंट्री एवरेज, और यहां पर मैं अगर शॉर्टेज एवरेज को निकालना चाहता हूं तो इसका एक बहुत इजी फॉर्मूला रहता है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं आई एस इज इक्वल टू क्यू माइनस आई एम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, यहीं से मैंने इसको क्या किया, यहीं से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आई एवरेज निकालने का एक क्या होता है, एक ट्रिक हो सकता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये ट्रिक क्या होता है, ये ट्रिक होता है कि जब तक आपकी डिमांड थी, यानी कि जब तक आपका लॉट साइज 0 नहीं हुआ था, वो पीरियड का एरिया, मतलब ये जो ग्रीन पोर्शन है इसका एरिया डिवाइडेड बाय द साइकिल टाइम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं इसको एक नाम दे दूं, मान लीजिए ये ए है, ये है बी, और ये है सी, ये है डी, ये है ई। ठीक है, मान लीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आई एवरेज निकालने के लिए एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डिवाइडेड बाय द साइकिल टाइम, डिवाइडेड बाय द साइकिल टाइम। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो मैं आप लोगों को वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है, ये जो क्या हो गया, ये जो मैं आप लोगों को वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है, ये वैल्यू जो है हम रीजन नंबर, जो मॉडल नंबर 1 था उसमें भी हम अप्लाई करते, लेकिन वहां से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो क्या था, उसमें साइकिल टाइम और जो न्यूमरेटर में जो हम टाइम की वैल्यू लिखते वो अपने में क्या हो जाता, कैंसल हो जाता। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप आई एवरेज निकालना चाहते हैं तो ये क्या आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस आपका कितना है, जहां तक आपकी डिमांड थी T1, इंटू हाइट कितना है आपका आई मैक्सिमम, डिवाइडेड बाय द साइकिल टाइम, ये कितना है आपका TC। ठीक है, नाउ यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो मेरा आई एवरेज की वैल्यू आ रही है, ठीक है, आई एवरेज की जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है, IM/2 इंटू T1/TC। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ग्राफ में फिर से आप लोग जाते हैं, फिर से हम लोग जाते हैं। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, तो यहां पर देखिए, यहां पर एक बड़ा सा ट्रायंगल है और यहां पर एक छोटा वाला ये वाला ट्रायंगल है। तो मैं यहां से, अगर आप सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो यहां पर आप क्लियर कट लिख सकते हैं T1/TC इज इक्वल टू IM/Q। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा यहां पर क्लियर कर देता हूं। आप लोगों का ग्राफ किस टाइप से है, आप लोगों का ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों का ग्राफ है, कुछ इस टाइप से चल रहा है। ठीक है, ये इस टाइप से है आप लोगों का। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं बड़ा सा एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ये यहां से लेकर यहां तक। ओके, ये आपका कितना है, IS है, ये आपका कितना है, IM है, और ये पूरा टोटल कितना है, पूरा ये टोटल है Q। ठीक है, ये आपका है T1, ये आपका है T2। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं एक ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करूं और एक पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करूं,
तो यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाया है और यहां पर जो ये मुझे वैल्यू मिली है T1 बाय TC, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, IM/2। यहां पर T1 देखिए, T1 बाय TC ये पूरा कितना है, टोटल टाइम इज इक्वल टू IM अपॉन ये क्या है, Q। तो इसको मैं लिख दिया IM अपॉन Q। ठीक है, तो यहां से जो आई एवरेज की वैल्यू आई है, यहां से जो आई एवरेज की वैल्यू आई है, ये क्या आ रही है, IM²/2Q। ठीक है, देखिए जो मॉडल नंबर 1 हमने किया था, मॉडल नंबर 1, ठीक है, मॉडल नंबर 1 कुछ इस टाइप से था, इस टाइप से था। यहां पर यही इसका टोटल टाइम था, ठीक है, यही इसका साइकिल टाइम था और यहीं तक इसका क्या हो रहा था, यहीं तक इसकी पूरी डिमांड हो रही थी और यहां पर इसका क्या हो जा रहा था, लॉट 0 हो जा रहा था। तो यहां पर हमारा क्या आता था, ये मेरा मैक्सिमम इन्वेंट्री था। यहां पर जो हमारा एवरेज इन्वेंट्री आता था, आई एवरेज, ये कितना था, IM/2 ही आता था। वो क्यों आता था, क्योंकि अगर मैं इसका एरिया निकालूं, इसका एरिया निकाल के इसके साइकिल टाइम से डिवाइड करूं तो ये कितना आ रहा है, हाफ आई मैक्सिमम इंटू TC डिवाइडेड बाय TC। तो TC क्या होता था, कैंसल हो जाता था, तो ओवरऑल मेरे पास IM/Q आता था। और क्योंकि यहां पर IM Q के बराबर होता था तो हम यहां पर क्या ले लेते थे, इसको Q/2। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली ये जो एवरेज निकालने का तरीका होता है, ये इसी तरह से आप निकालते हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर मेरे पास जो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आई है वो क्या आ रही है, IM²/2Q। सेम यही तरीके से सिमिलरली अगर मैं IS एवरेज निकालना चाहता हूं तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है, IS²/2Q। ठीक है, और यहां पर मेरे पास जो टोटल कॉस्ट आ रहा है, यहां पर जो मेरे पास टोटल कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट प्लस आपका टोटल शॉर्टेज कॉस्ट, ये आपका हो जाएगा टोटल शॉर्टेज कॉस्ट प्लस आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आपका क्या हो जाएगा, टोटल यूनिट कॉस्ट, टोटल यूनिट कॉस्ट। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, यहां पर हमें टोटल 4 कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ता है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो टोटल कॉस्ट की वहां पर वैल्यू आती है C0D/Q, ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट था। यहां पर अभी हमने देखा ये क्या होता है, CH इंटू आई एवरेज होता है, तो यहां पर आई एवरेज क्या आ रहा है, IM² ये क्या आ रहा है, 2Q। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है, CS, ये शॉर्टेज कॉस्ट को मैंने किससे डिनोट किया है, CS से डिनोट किया, ये मेरा क्या होता है, IS²/2Q। ठीक है, प्लस यूनिट कॉस्ट क्या हो रहा है, CU इंटू D। तो ये मेरा क्या आता है, ये मेरा टोटल कॉस्ट आता है, ये मेरा क्या आ जाता है, ये मेरा आ रहा है टोटल कॉस्ट, ये मेरा टोटल कॉस्ट आ रहा है, आप इसको डिनोट कर लीजिए। तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका एक्चुअली मेन फॉर्मूला है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखिए, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, C0D/Q प्लस CH IM²/2Q। ठीक है, प्लस CS इंटू Q माइनस IM होल² ठीक है, प्लस यहां पर मैं लिख रहा हूं CU इंटू D। अब ये मैंने क्यों किया फ्रेंड्स, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां पर अगर आप टोटल कॉस्ट को देखेंगे तो इट इज द फंक्शन ऑफ मैक्सिमम इन्वेंट्री और आपका क्या है, लॉट साइज। जो प्रीवियस 2 मॉडल्स थे उसमें जो आपका टोटल कॉस्ट था वो सिर्फ और सिर्फ लॉट साइज का ही फंक्शन था, लेकिन यहां पर जो आपका टोटल कॉस्ट आता है, ये टोटल कॉस्ट ये फंक्शन होता है लॉट साइज और मैक्सिमम इन्वेंट्री का। तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे यहां पर मैक्सिमम इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ क्यू करना पड़ता है डिफरेंशिएट, एक बार मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, IM के टर्म पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है, इसमें टाइम लगेगा, मैं डायरेक्टली आपको वैल्यू बता देता हूं। यहां पर जब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो वो जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी, √2 C0D/CH, ये हमारा एक रहता ही है, इनटू आपकी यहां पर आ जाएगी CS प्लस CH अपॉन CS। ठीक है, ये आप क्या लिख लेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ये क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है,
और यहां पर जो मैक्सिमम इन्वेंट्री की जो वैल्यू निकल के आती है, मैक्सिमम इन्वेंट्री, क्योंकि एक बार हम आईएम के फॉर्म में भी इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करेंगे, तो यहां पर जो ये वैल्यू आती है ये क्या होती है, 2C0D बाय होल्डिंग कॉस्ट इनटू ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS प्लस आपका ये क्या हो गया, होल्डिंग कॉस्ट। फॉर्मूला बिल्कुल दोनों देखिए सेम है, बस ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपको जनरली क्या याद रखना है, थर्ड मॉडल के लिए ये आपको याद रखना है। ओके, सो यहां पर मैंने क्या किया, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले यहां पर मॉडल को समझा कि मॉडल में हमारा क्या था, हमारे मॉडल में था कांस्टेंट डिमांड, ठीक है, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट था कि हम शॉर्टेज को अलाउ कर रहे हैं। तो जब हम शॉर्टेज को अलाउ करते हैं तो हमें वहां पर शॉर्टेज कॉस्ट को भी कंसीडर करना पड़ता है, और जब हम शॉर्टेज कॉस्ट का टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो वहां पर हमें शॉर्टेज, जो एवरेज शॉर्टेज इन्वेंट्री को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अब यहां पर इसके एवरेज इन्वेंट्री और इसके एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है कि जितने पीरियड तक ये इन्वेंट्री मेंटेन था उतने पीरियड तक के उस ग्राफ का एरिया निकाल के साइकिल टाइम से डिवाइड कर देना। सेम आप इसके लिए भी करेंगे तो सेम वैल्यू ही आएगा, IS स्क्वायर अपॉन 2Q ही वैल्यू आएगी। मैंने क्या किया, इसका एरिया निकाल के डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम किया था मैंने, ठीक है, और उसको मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली लिख दिया। आप इसको खुद से ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल आपका वही आंसर आएगा जो मैंने बताया है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, वहां उसके बाद जब हम टोटल कॉस्ट को यहां पर लिखते हैं तो टोटल कॉस्ट जो होता है वो अब क्या होता है, हमारा फंक्शन ऑफ हमारा ऑर्डर, मतलब ये हमारा लॉट साइज और मैक्सिमम इन्वेंट्री आता है। अगर मैं इसको टर्म्स में चेंज नहीं करता तो यहां पर हमारे पास 3 वेरिएबल हो जाते हैं, तो 3 वेरिएबल को यहां पर डिफरेंशिएट करना और ज्यादा एक टफ क्या हो जाता है, टफ टास्क हो जाता है। ओके, चलो, तो यहां से मेरा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और जो मैक्सिमम इन्वेंट्री की जो वैल्यू आई है वो इतनी आ गई है। ठीक है, क्या क्या आई है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, Q डैश से डिनोट करते हैं, 2C0D अपॉन CH, CS प्लस CH अपॉन CS, और यहां पर क्या होता है, अंडर रूट 2C0D बाय CS इंटू CS अपॉन CS प्लस CS। यहां पर ये CS होता है आपका शॉर्टेज कॉस्ट, ये आपका होल्डिंग कॉस्ट, ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल डिमांड और ये होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको बहुत ज्यादा मेथड समझ में भी नहीं आ रहा है तो कम से कम फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, बट होपफुली जैसा मैंने समझाया आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद आपका मॉडल नंबर 4 होता है, उसमें मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं। मॉडल नंबर 4 में हम सारे एजम्पशंस को यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मॉडल नंबर 4 लिख रहा हूं, दिस इज द मॉडल नंबर 4। ठीक है, अब मॉडल नंबर 4 क्या है आपका, चलिए बता देता हूं। इसमें आपका कांस्टेंट डिमांड है, क्या है आपका, कांस्टेंट डिमांड। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, यूनिफॉर्म प्रोडक्शन रेट, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट। ओके, और तीसरा आपका क्या है, शॉर्टेज अलाउड। ठीक है, शॉर्टेज अलाउड। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए मैंने यूनिफॉर्म प्रोडक्शन रेट भी मान के चल रहा हूं, मैं शॉर्टेज को भी अलाउ कर रहा हूं। तो यहां पर मैं सिर्फ आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लॉट साइज वर्सेस टाइम का। ठीक है, ये आपका लॉट साइज होता है। ठीक है, ये आपका टाइम होता है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, ये आपकी होती है मैक्सिमम इन्वेंट्री, ये होती है आपकी IM। ठीक है, उसके बाद ये आपका होता है शॉर्टेज मैक्सिमम, ये IS होता है आपका। यहां पर इस रीजन में आपका प्रोडक्शन और डिमांड दोनों होता है। इस रीजन में सिर्फ आपका डिमांड हो रहा है और यहां पर आपका शॉर्टेज हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ा सा मैं इसको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर जो प्रोडक्शन, देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले आपका प्रोडक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा था। इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, प्रोडक्शन को रोक दिया, मतलब प्रोडक्शन मेरा A पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा था,
बी पॉइंट पर मैंने प्रोडक्शन को रोका, उसके बाद क्या हुआ, कांस्टेंट डिमांड था। नाउ डिमांड जब यहां पर मेरा जीरो हुआ तो वहां पर हम रुके नहीं, क्या था, हमें शॉर्टेज भी हो गया, तो शॉर्टेज हो गया तो हम यहां पर आए। उसके बाद एट दिस पॉइंट अगर मैं इसको बी, इसको सी दे देता हूं, इसको डी, इसको ई, इसको मैं दे देता हूं एफ, और इसको मैं करके जी दे देता हूं, तो एट पॉइंट डी मेरा क्या हो रहा है, एट पॉइंट डी मेरा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर साइकिल टाइम बताना चाहूं कि भाई मेरा साइकिल टाइम टोटल कितना होगा, ठीक है, तो ऐसा करिए, ये सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि यहां पर साइकिल टाइम कितना होगा। मैं यहां पर इनकी टाइमिंग लिख देता हूं, ये है मेरा T1, ये है मेरा T2, ये है मेरा T3 और ये है मेरा T4। ठीक है, ओके, तो यहां पर आप लोग, अरे यार बता ही देता हूं यार, ये बहुत सिंपल है। देखिए प्रोडक्शन स्टार्ट हो, उसके बाद वापस यहां से जो प्रोडक्शन, देखिए यहां पर स्टूडेंट्स लोग एक कंफ्यूजन कर देते हैं, मैं क्यों आप लोगों से सवाल पूछ रहा था, क्या होता है कि स्टूडेंट्स लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मैंने क्या बोला है कि जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, यहां पर जो साइकिल टाइम होता है ना, इसको T1 प्लस T2 प्लस T3 मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए, प्रोडक्शन आपका जो पहला वाला प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, यहां पर आपकी लॉट साइज कितनी थी, यहां पर आपकी लॉट साइज 0 थी, यहां पर आपका शॉर्टेज है, तो आपका प्रोडक्शन एक्चुअली में इस पॉइंट से स्टार्ट तो हो गया था। ठीक है, इस पॉइंट से आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, बट यहां पर ये प्रोडक्शन एज अ नेगेटिव कंसीडर हो रहा था। यहां पर प्रोडक्शन जो मेरा, जब लॉट साइज 0 है तो वहां से मुझे कंसीडर करना पड़ता है, तो ये मेरा प्रोडक्शन, ये मेरा साइकिल टाइम नहीं होता है, साइकिल टाइम मेरा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस यहां पर क्या होता है, T4 होता है। मतलब यहां पर ये जो चार टाइमिंग को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये मेरा क्या होगा, टोटल इनका समीशन आपका साइकिल टाइम होगा। ठीक है, ये सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, इससे सवाल नहीं पूछा गया है कभी भी। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। यहां पर जो काम की चीज है मैं ये बता देता हूं, काम की बात यह है कि यहां पर जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू होती है वो क्या होगी। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग सेटअप कॉस्ट को भी कंसीडर कर रहे होंगे, यहां पर हम शॉर्टेज कॉस्ट को भी कंसीडर कर रहे होंगे, यहां पर हम यूनिफॉर्म प्रोडक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं, डिमांड को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा फ्रेंड, यहां पर जो ये क्यू डैश होता है, इसकी वैल्यू होती है √2 C0 D by CH इंटू √P/P माइनस D इंटू √ होता है CS प्लस CH अपॉन CS। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है आप लोगों की, ये किसकी वैल्यू होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू होती है। और यहां पर अगर मैं मैक्सिमम इन्वेंट्री की बात करूं तो ये क्या होगा, इसको भी मैं लिख देता हूं 2 C0 D by CH इंटू ये क्या होगा P माइनस D by P। बस इसके बाद आप क्या करिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए इंटू √CS अपॉन CS प्लस CH। ठीक है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, ये आपकी मैक्सिमम इन्वेंट्री की वैल्यू होती है। ओके, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने सारे कंडीशन को यहां पर हमने क्या किया, एज्यूम किया, और उसके बाद जो हमने यहां पर ग्राफ बनाया, ये ग्राफ इस टाइप से बना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर ग्राफ कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं, टोटल साइकिल टाइम कितना होगा, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और हमारा जो मैक्सिमम इन्वेंट्री है उसका फॉर्मूला। कम से कम ये दो चीजें आपको चारों मॉडल के लिए पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट वो आपको इतना लेंथी नहीं देगा। तो आप क्या करेंगे, पहला, दूसरा और बहुत ज्यादा हुआ तो तीसरे मॉडल को अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम यहां पर सारे मॉडल्स को क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। पहले वाले मॉडल में क्या था, पहले वाला मॉडल जो था उसमें कांस्टेंट डिमांड, इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट, नो शॉर्टेज अलाउड। ठीक है, उसके लिए हमको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और मैक्सिमम इन्वेंट्री की वैल्यू पता चली। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे मॉडल पे आए। दूसरे मॉडल पे क्या था, दूसरे मॉडल पे हमारा कांस्टेंट डिमांड, नो शॉर्टेज अलाउड, लेकिन यूनिफॉर्म प्रोडक्शन रेट था, तो उसके लिए हमको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और आईएम की वैल्यू मिली। तीसरे केस में हमने क्या किया, तीसरे केस में हमने इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट रेट, कांस्टेंट डिमांड के साथ शॉर्टेज को अलाउड कर दिया, तो उसके लिए हमें एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और मैक्सिमम इन्वेंट्री की वैल्यू मिली। और चौथे मॉडल में हमने सारे मॉडल्स को एक साथ कर दिया। ठीक है, मतलब हमने वहां पर यूनिफॉर्म प्रोडक्शन रेट भी डाल दिया, वहां पर हमने शॉर्टेज को भी अलाउड कर दिया। तो यहां पर जो मेरे पास जो मॉडल आया, उस मॉडल के हिसाब से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और मैक्सिमम इन्वेंट्री का ये आपको क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर जो है इन्वेंट्री जो है यहां पर आपका खत्म होता है।
ओके आप लोग प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट दूंगा। अभी आपका क्या, अभी आपका एफएम के ही क्वेश्चंस जाएंगे जब तक ये आपका हो रहा है। ओके नाउ इसके बाद हम जो आ जाते हैं यहाँ पर, इसके बाद जो हमारे मेन जो आज का टारगेट है जो हमको पढ़ना है वो क्या है हमारा, वो है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। चलिए भाई इसको समझते हैं, ये क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस, क्यों पढ़ते हैं हम ब्रेक इवन एनालिसिस। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम ब्रेक इवन एनालिसिस को पढ़ते हैं तो मैं इसे इन्वेंट्री मॉडल के बाद ही पढ़ाना इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्वेंट्री मॉडल में हम बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं कि एक इंडस्ट्री को किस टाइप के खर्चे उठाने पड़ते हैं और इंडस्ट्री क्या वो कर सकती है जिससे उनके वो जो टोटल कॉस्ट है या फिर जो उनके टोटल खर्चे हैं वो क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। ठीक है, लेकिन कंपनी को सिर्फ मटेरियल को लाना और मटेरियल को बेचना ही काम नहीं रहता है, मटेरियल किसी भी कंपनी को और भी बहुत सारे खर्चों को उठाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर जब ब्रेक इवन एनालिसिस को हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर हम लोग जनरली, यहां पर भी हम लोगों का क्या मोटिव होता है, यहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पर भी हम टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, किसी भी चीज का सेटअप किया तो पहले उसे इंडस्ट्रीज बनाना पड़ता है, उसको सेटअप करना पड़ता है। ओके, उसके बाद वो उस चीज का प्रोडक्शन चालू करती है। ओके, अगर कंपनी फायदे वाली कंपनी है तो बहुत सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी, बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाएगी, उसके बाद वो क्या करती है, उनको बेचती है। ओके नाउ यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी कंपनी जो होती है उस कंपनी को मेनली दो तरह के कॉस्ट उठाने पड़ते हैं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी जो कंपनी होती है, कोई भी जो इंडस्ट्री होती है हमारी, उसको जनरली दो तरह के कॉस्ट उठाने पड़ते हैं। एक हमारा रहता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक हमारा रहता है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से लिखवाऊंगा, इसका डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, लेकिन मैं इसको पहले समझा देता हूं कि कंपनी को जो ये टोटल कॉस्ट यानी कि जो टोटल खर्चा उठाना पड़ता है, ये इसको इस दो तरीके से उठाना पड़ता है। अब यार पहला आता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि चाहे आपकी प्रोडक्शन हो रही हो, चाहे आपकी प्रोडक्शन ना हो रही हो, चाहे आप मुनाफे में हैं, चाहे आप घाटा सह रहे हो, आपको ये कॉस्ट तो हमेशा लगाना पड़ता ही है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई कंपनी है तो वो कंपनी जो सेटअप किया, उन्होंने जो अपना जो लगाया है, मशीनरीज लगाया, तो मशीनरीज का कॉस्ट होता है। ठीक है, मेंटेनेंस को भी हम इसी में जोड़ देते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस को भी हम किस में जोड़ देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट में जोड़ देते हैं। अब आप बोलेंगे सर इन्वेंट्री में हमने उसको वेरिएबल माना था। नहीं, इन्वेंट्री में हम अलग केस कर रहे थे, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर मैं बता रहा हूं क्यों इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो भाई कोई चीज अगर गोदाम में पड़ी है तो हमको तो ध्यान रखना पड़ेगा, उसका इंस्पेक्शन होता है, उसको ख्याल रखना पड़ेगा, जंक ना लग जाए, ठीक है, कोई गिर के टूट ना जाए, कुछ क्रैक्स ना आ जाए, है तो उस पर फिर खर्चा करो, एक तो ये रहता है हमारा। ठीक है, आपका प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक्चुअली क्यों मैं आप लोगों को ऐसा बोल रहा हूं। एक्चुअली हमारे पास दो टर्म होता है, एक होता है हमारे पास प्रोडक्शन, एक होता है हमारे पास प्रोडक्शन और एक होता है हमारे पास प्रोडक्टिविटी। एक होता है हमारे पास प्रोडक्शन और एक होता है हमारे पास प्रोडक्टिविटी। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, डायरेक्ट लोग ना पढ़ाते हैं, फॉर्मूला बताते हैं, निकल जाते हैं। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। ये जो टर्म है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, कई बार आप लोग अपने जो इंजीनियरिंग सेमेस्टर में आप लोग यूज करते थे, इसको लिखने की कोशिश करते थे। प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एक टर्म नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। दीज बोथ आर टू डिफरेंट टर्म्स। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि मैगी की कंपनी है, ठीक है, मैगी की कंपनी है, तो वो क्या करती है, मैगी पैकेट्स बनाती है। अब मान लीजिए कि मैगी पैकेट उन्होंने बनाया, मैगी पैकेट्स क्या किया उन्होंने बनाया, लेकिन क्या हो, उन्होंने कितना मैगी पैकेट बनाया, उन्होंने मान लीजिए बनाया 5 लाख पैकेट। उन्होंने मान लीजिए एक दिन में 5 लाख पैकेट बनाया। लेकिन क्या होता है, किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी शटडाउन की वजह से, ठीक है ना, क्रैकडाउन की वजह से, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से क्या आ रहा है कि वहां पर मेरे 10,000 पैकेट खराब हो गए, वहां पर मेरे 10,000 पैकेट खराब हो गए। तो अगर मेरे 10,000 पैकेट खराब हो गए हैं तो कंपनी ये 10,000 पैकेट को बेच पाएगी क्या? कंपनी अब इस 10,000 पैकेट को नहीं बेच पाएगी। ये कंपनी का शुद्ध शॉर्ट घाटा हो गया। तो कंपनी मार्केट में कितना पैकेट बेच पाएगी? कंपनी मार्केट में 4,90,000 पैकेट को ही क्या कर पाएगी, बेच पाएगी। तो एक्चुअली क्या होता है ना
किसी कंपनी के लिए उसका प्रोडक्शन मायने नहीं रखता है, उसकी प्रोडक्टिविटी मायने रखती है। प्रोडक्शन का मतलब होता है द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन दी कंपनी या इन दी इंडस्ट्री, और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि उसमें जितना भी प्रोड्यूस हुआ उसमें से मार्केट में कितना पहुंच पा रहा है। 5 लाख उन्होंने बना लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई प्रॉब्लम की वजह से भाई 10,000 जो पैकेट थे उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। हो सकता है कि उसमें कुछ केमिकल गिर गया, हो सकता है कि उसमें सेफ्टी प्रोसीजर का ध्यान नहीं रखा गया, हो सकता है कि उसमें कुछ जो हमारा मटेरियल जो कंटेंट है, जो भी मसाला वसाला जो बनाते हैं उसमें जो कुछ ऊपर नीचे हो गया। जैसे FCCI जो होता है, फूड कॉर्पोरेशन वाला जो होता है, वो कुछ बेंचमार्क सेट करती है कि भाई इस लेवल से ज्यादा आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये वाला जो कंटेंट है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैगी में आप लोगों ने सुना था कि वो लोग लेड का कंटेंट ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने मैगी का एग्जांपल ही क्यों दिया, क्योंकि आपको पता है कि कुछ सालों पहले मैगी आना बिल्कुल मार्केट में बंद हो गया था। वो क्या करते थे मैगी वाले, चलिए मैं आपको आज एक काम की बात भी बता देता हूं। मैगी वाले अपने पैकेट में लेड मिलाते थे, ठीक है। ये लेड जो होता है ना, मैगी के स्वाद को बहुत ज्यादा टेस्टी कर देता है, बहुत टेस्टी। आप मैगी जितना ज्यादा वो लेड का कंटेंट मिलाएंगे, उनका जो मसाला होता है ना उसमें लेड का कंटेंट था, ठीक है। लेकिन बॉडी को ना एक लिमिट से ज्यादा लेड नहीं देना है, नहीं तो उससे हमें क्या होता है, उससे कैंसर होता है, उससे कैंसर होता है। तो हुआ क्या, जो FCCI जो है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, उन्होंने देखा कि भाई लेड की मात्रा तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा उस मैगी को, जो उन्होंने बोला कि आपकी मैगी मार्केट में नहीं बिकेगी, तो उन्होंने तो मिलियंस ऑफ पैकेट बनाए होंगे, लेकिन वो सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे उनको डिस्ट्रॉय करने पड़े, जलाने पड़े। इसीलिए आज के समय जो वो मैगी है 10 की जगह 12 रुपए में बिकती है, क्योंकि उन्होंने जो इतना घाटा सहा उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो घाटा उनको सहना पड़ा, उसमें एक एक पैकेट में 2-2 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो लोग, और उन्होंने वेट को भी क्या कर दिया, कम कर दिया। ओके, सो यहां पर कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई कंपनी की प्रोडक्शन जितनी भी थी, दैट इज नॉट द मेन थिंग। द मेन थिंग है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, वो मार्केट में कितना सामान ला पा रहे हैं। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो एक इंडस्ट्री के पास फिक्स्ड कॉस्ट होता है। अब भाई वो फिक्स्ड कॉस्ट क्या था, इसको बनाने में लेबर लगा होगा, इसको बनाने में मशीन लगा होगा, इसको बनाने में कुछ ना कुछ बिजली खर्च हुआ होगा, तो भाई बिजली बिल तो उनको देना पड़ा होगा ना। अब वो थोड़ी ना बोलेंगे कि यार मेरा तो मैगी पैकेट बिका नहीं, मैं बिजली बिल कैसे दूं। बिजली कंपनी बोलेगी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको बिजली बिल देना है मतलब देना पड़ेगा। अगर मैगी कंपनी बोलती कि यार हमारा तो मैगी पैकेट बिका नहीं, तो हम लेबर को पेमेंट कैसे करेंगे, लेबर लोग स्ट्राइक पे आ जाएंगे, सर कि लेड का कंटेंट डालने के लिए आपने बोला था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आपको हमको पे तो करना ही पड़ेगा। तो जो आपका लेबर कॉस्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होता है, सेटअप कॉस्ट होता है, ठीक है, ये सारे जो कॉस्ट होते हैं फ्रेंड्स, ये किस में आते हैं, ये आपके फिक्स्ड कॉस्ट में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप कितना मटेरियल बना रहे हैं। तो अगर आप जो मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस मटेरियल के लिए आपको क्या खरीदना पड़ता है, रॉ मटेरियल्स को खरीदना पड़ता है ना। आपको भाई रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा ना, आपको क्या खरीदना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। मैगी बनाने के लिए कंपनी मैदा खरीदती होगी, ठीक है, मसालों के लिए इंग्रेडिएंट्स खरीदती होगी, प्लास्टिक लेती होगी, भाई वो जिसमें पैकेट में आपको डालते हो प्लास्टिक है, तो सारे रॉ मटेरियल्स को पहले वो खरीदते होंगे, उसके बाद उनको मैन्युफैक्चर करके असेंबल करके वो देते हैं। तो वो जो खर्चा लग रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि आप कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सारा यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है वो यूनिट्स पे डिपेंड कर रहा है कि आप रॉ मटेरियल कितना खरीद रहे हैं, तो वो आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अगर आप लोग अगर कंपनी एक भी यूनिट मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, तो उनको एक भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि उनको कोई भी रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे मेरे फिक्स्ड कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी सेट किए हो, अगर मशीनरी लाए हो, अगर लेबर रखे हो, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये सारे कॉस्ट को मिला के ही एक कंपनी को क्या करना पड़ता है, उसका टोटल कॉस्ट लगता है। अब ये टोटल कॉस्ट के बाद उनको क्या करता है, फिर कंपनी बेचती है, और बेच के क्या करती है, अपने पैसे कमाती है, जिसे वो क्या कहती है, रेवेन्यू कहते हैं। अब ये रेवेन्यू इनके टोटल कॉस्ट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होगा तभी तो वो प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो खर्च कैसे करेगा, खर्च नहीं करेगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगा। समझ में आया। तो ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आपके पास कोई भी जो कंपनी होती है, उसके पास जनरली
दो तीन खर्चे होते हैं, वो खर्चों के बारे में लिखता हूं। द फर्स्ट कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। जो पहला कॉस्ट होता है वो मेरा क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है। क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट? ठीक है, द कॉस्ट दैट इज कांस्टेंट थ्रूआउट द प्रोडक्शन, is called fixed cost। इसको मैं एफसी से डिनोट कर रहा हूं। अब मैंने क्या लिखा, प्रोडक्शन के समय तक जो भी आपका कांस्टेंट कॉस्ट जो इंडस्ट्री के ऊपर लगता है उसी को मैं क्या कहता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट कहता हूं। ठीक है, ये कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ये मैं एकदम सिंपल बेसिस में आपको लिखा रहा हूं ताकि जब आप इसको रीड करो तो तुरंत समझ में आ जाए कि हाँ अनूप सर ने क्या पढ़ाया था। दूसरा, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द number of units produced in the industries। ठीक है, इंडस्ट्री। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि इंडस्ट्री में हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। फिक्स्ड कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्री। ठीक है, ये वो खर्चे हैं जो कंपनी को किसी भी कीमत पे उठाने ही पड़ेंगे। सो यहां पर क्या हो सकता है, इट इंक्लूड्स क्या क्या, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है, आपका लेबर कॉस्ट, यहाँ आपका लेबर कॉस्ट होता है, आपका यहाँ पर मेंटेनेंस लग रहा है, आपका यहाँ पर क्या लग रहा है, ठीक है, यहां पर हम मेंटेनेंस को किसमें कंसीडर कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट में ही हम कंसीडर कर रहे हैं। मेंटेनेंस लग रहा है, यहां पर हम मंथली पेमेंट की बात कर रहे हैं, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मंथली पेमेंट। ठीक है, मंथली पेमेंट दोगे ना भाई, लेबर को पेमेंट नहीं करोगे तो लेबर काम थोड़ी ना करेगा। ठीक है, इसमें आपका बोनस होता है भाई, आपका क्या आ गया, आपका दिवाली आ गया, ईद आ गया, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको बोनस तो देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, बिजली बिल होता है। ठीक है, बिजली बिल तो आएगा भाई, मशीन चलेगी तो बिजली होगा, बिजली बिल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आप पानी मंगाते हैं, मान लीजिए कि आप कूलिंग पर्पस के लिए वाटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई पानी का भी तो खर्चा आपको देना पड़ेगा ना। अब आपको घर में नल लगे होंगे, आपके घरों में पानी वानी का कनेक्शन होगा, है ना, साडा से पानी आता होगा। ठीक है, नगर निगम से पानी आता होगा, तो आप वो पानी को यूज करो या ना करो, नगर निगम आपसे मंथली 200-250 रुपए उसका लेगी ही लेगी। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होगा, वाटर चार्जेस। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है। और कंपनी में ना वाटर चार्ज एक बहुत बड़ी चीज होती है फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी जो कंपनी होती है उसमें जो मशीन चलते हैं, बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं, तो मेनली जो वाटर वहां पर यूज किया जाता है वो कूलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजों को अगर मैं इसमें इंक्लूड करूं तो ये सारे किस में आ जाते हैं, ये आपके फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक कंपनी को जो पहला कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। उसके बाद क्या होता है, जो दूसरा टाइप का कॉस्ट होता है, वो क्या होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। जो दूसरा कॉस्ट आता है वो आपका क्या होता है, इट इज दी वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है भाई ये वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहां इसको भी लिख लीजिए, दिस कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ यूनिट्स produced in the industries। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन दी इंडस्ट्रीज, ये वो कॉस्ट होता है जो कि डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडस्ट्री पर। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जो वेरिएबल कॉस्ट की जब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जितना ज्यादा आप यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, मोर द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ठीक है, मोर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, अगर मैं जितना ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, मोर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, विच विल रिजल्ट टू मोर वेरिएबल कॉस्ट, ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, मोर वेरिएबल, ये क्या हो जाएगा, मोर वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है, चलो भाई, अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर मेरे पास जो तीसरा आता है, अब जो तीसरा आता है, एक हो गया मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा जो आता है मेरा वो क्या होता है, वो होता है मेरा टोटल कॉस्ट। ये क्या हो जाता है, मेरा टोटल कॉस्ट हो जाता है।
अब जब मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, जब मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट होगा इट इज द समेशन ऑफ, इट इज द समेशन, ठीक है, इट इज द समेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड आपका क्या हो जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, चल नाउ चलिए, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, चलिए ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब भाई बन गए, खर्चा हो गया, अच्छी बात है। अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी उसको बेचेगी। ठीक है, तो कंपनी जब बेचती है, तो उसको क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंपनी का रेवेन्यू। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा ना ग्राफ में समझाने की कोशिश करता हूं कि कंपनी किस तरह से चीजों को बेचती है और कैसे वो अपना प्रॉफिट कमाती है। बहुत इजी है फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको समझा दिया ना तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा समझने में। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हम कर देते हैं कॉस्ट, यहां पर हम कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहां पर हम कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं और यहां पर हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? यहां पर हम लॉट साइज को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, लॉट साइज यानी कि क्यू को कंसीडर करें, क्योंकि यहां पर भी जो हम ब्रेक इवन एनालिसिस जो निकालेंगे वो किसके लिए निकालना है मैं आपको बता रहा हूं। ये जो लॉट साइज है यानी नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको भी हम क्यू से ही डिनोट करते हैं। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करता हूं, अगर मैं यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करता हूं तो भाई मेरा कोई भी यूनिट प्रोड्यूस हो रहा हो ना हो रहा हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये कंपनी को फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा। तो ये रहा आपका क्या हुआ? ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट हुआ। अब क्योंकि कॉस्ट को मैं किस में लिख रहा हूं? वाई एक्सिस में लिख रहा हूं, तो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वाई विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो दिस लाइन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसको मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा इस तरफ लिख देता हूं। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर कर रहा है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। जितना ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। ठीक है, यानी कि मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं? मैं कॉस्ट को वाई एक्सिस में लिख रहा हूं और मैं यूनिट्स को एक्स एक्सिस में लिख रहा हूं। जितना ज्यादा एक्स होगा उतना ज्यादा वाई होगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की मैं बात कर रहा हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो लाइन हम बनाते हैं, जो कर्व हम बनाते हैं, वो कैसी होती है? इट रिप्रेजेंट्स दी स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर भाई साहब, यहां पर जो आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा वो कैसा आएगा? ये आपका आ गया वेरिएबल कॉस्ट। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट दी वेरिएबल कॉस्ट। इजी है ना? इजी है ना भाई? तो यार यहां पर टोटल कॉस्ट कितना लगेगा? ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। तो यहां पर टोटल कॉस्ट कैसे बनाएंगे आप लोग? टोटल कॉस्ट कैसे बनेगा? ये रहा आपका टोटल कॉस्ट, ये आपका टोटल कॉस्ट रहा या नहीं रहा? ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पर ये जो टोटल कॉस्ट है, देखिए ये किसका? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है कि नहीं? क्योंकि यहां पर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसीडर कर रहा हूं, यहां पर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसीडर कर रहा हूं और यहां पर मैं वेरिएबल कॉस्ट को भी क्या कर रहा हूं? इंक्लूड कर रहा हूं। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपके कंपनी का टोटल कॉस्ट बन गया। अब कंपनी ने क्या किया? एक बार टोटल कॉस्ट कंपनी का लग गया, अब कंपनी ने अपने मटेरियल को बेचना स्टार्ट किया। तो मटेरियल ने जब बेचना स्टार्ट किया भाई, तो ये मटेरियल कैसे जाएगा? रेवेन्यू की लाइन कैसी होनी चाहिए? रेवेन्यू का स्लोप वही नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू ज्यादा होनी चाहिए। आप देखिए ये जो स्लोप डिपेंड कर रहा है ना, ये पर यूनिट प्राइस को डिनोट कर रहा है। थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान रखिएगा, या फिर आप वैसे नहीं भी समझ रहे हो ना तो मैं आपको बताता हूं यहां पर कैसे बनता है। यहां पर आपका ओके, यहां पर आपकी रेवेन्यू की लाइन कैसे बनेगी? ये आपकी होती है रेवेन्यू की लाइन, ये आपकी होती है। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये लाइन रिप्रेजेंट करता है रेवेन्यू। ठीक है, अब रेवेन्यू का ये स्लोप ज्यादा है। देखिए स्लोप ज्यादा क्यों है? क्योंकि आप पर पीस रेवेन्यू, पर पीस जो आप प्राइस लगा रहे हैं वो ज्यादा लगा रहे हैं। जैसे मैं जब एक यूनिट को प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, तो वहां पर मान लीजिए कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो मेरा लग रहा था एक पीस को बनाने में मेरे को मान लीजिए 10 रुपए लग रहा था।
तो 10 रुपए लग रहा था तो 10 रुपए से ज्यादा का ही बेचूंगा ना, तभी तो प्रॉफिट कमाऊंगा। तो वो जो 10 रुपए के बदले में एक पीस का क्या कर रहा हूं, मैं 15 रुपए में बेच रहा हूं, तो मैं एक पीस के बदले कितना कमा रहा हूं, 5 रुपए कमा रहा हूं। तो वहां पर कॉस्ट ज्यादा है, तो कॉस्ट ज्यादा है तो यहां पर क्या हो गया, स्लोप ज्यादा है। तो ये जो पॉइंट मुझे यहां पर मिल रहा है, थोड़ा सा यहां पर ना मैं कौन सा कलर इस्तेमाल करूं ताकि आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आए। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं। ये वाला पॉइंट देख रहे हैं जहां पर ये रेवेन्यू इस टोटल कॉस्ट के साथ क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। इस पॉइंट पर क्या होता है, इस पॉइंट पर मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट पर मैं नीचे इसको ड्रॉ कर रहा हूं, इस पॉइंट पर मैं इसको नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉ होता जा रहा है, ड्रॉ होता जा रहा है, ठीक है। कहां तक जाएगा ये इस पॉइंट पर जाएगा। ये यहां पर जिस पॉइंट को यहां पर ये काटेगा, इस पॉइंट पर, यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब आपको यहां पर समझ में कुछ आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा, यहां पर आपको यह समझ में आ रहा होगा कि इस पॉइंट पर अगर मैं इतना यूनिट यहां पर प्रोड्यूस करता हूं, या अगर मैं यहां पर Q' यूनिट प्रोड्यूस करता हूं, तो ना मुझे घाटा हुआ ना मुझे फायदा हुआ। मतलब यहां पर मेरा अभी प्रॉफिट जीरो हुआ है, अभी यहां पर मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं थोड़ा समझूं तो ये जो रीजन मेरे को दिखा रहा है, ये वाला रीजन, ये वाला, मतलब इस लाइन को जब यहां से आ गया मैं, यहां पर ये रीजन मुझे दिखा रहा है कि अब यहां से मुझे प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। और अगर मैंने इसे कम यूनिट प्रोड्यूस किया, अगर मैंने इसे क्या किया, कम यूनिट प्रोड्यूस किया, तो ये मेरा किसको दिखाएगा, ये मेरे घाटे को दिखाएगा, यानी कि लॉस को दिखाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। हमारे पास एक फिक्स्ड कॉस्ट था, हमारे पास एक वेरिएबल कॉस्ट था, ये हमारा टोटल कॉस्ट आया। उसके बाद हमने रेवेन्यू पर पीस के हिसाब से जब हमने टोटल रेवेन्यू को ग्राफ को प्लॉट किया, तो इसका स्लोप क्या था, इसका स्लोप ज्यादा था। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है मतलब स्लोप होता है एंगल मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा ज्योमेट्री है यहाँ पर, लेकिन इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। तो यहाँ पर ये आपका थीटा होता है, पता चला, इसको आप लोग क्यू समझ ली, ये थीटा, ठीक है। तो इसका स्लोप ज्यादा था, ये रेवेन्यू का स्लोप ज्यादा था, इसको मैं थीटा डैश मानता हूं। क्यों ज्यादा था, क्योंकि पर यूनिट प्राइस जो था, एक मटेरियल का जो हम प्राइस लगा रहे थे बेचते टाइम, वो ज्यादा लगा रहे थे, इसलिए इसका स्लोप ज्यादा था। तो ये वाला जो पॉइंट हमको मिला था ना, इस पॉइंट पर, यहां पर जो हमको ये क्यू डैश मिल रहा है, यही मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। मतलब अगर मैं इतना यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो इस जगह पे ना ही मुझे प्रॉफिट हुआ ना ही मुझे लॉस हुआ। लेकिन इससे ज्यादा जब मैं प्रोड्यूस करूंगा तो देखिए ऊपर जा रहा हूं, मैं प्रॉफिट वाले रीजन पे जा रहा हूं, प्रॉफिट वाले रीजन पे जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसे कम प्रोड्यूस करूंगा तो देखिए कहां जा रहा हूं, मैं लॉस वाले रीजन पे जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं। तो मुझे कम से कम इतना तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि मैं घाटे में ना रहूं। समझ में आ रहा है, अब समझ में आया कोई कंपनी क्यों डूब जाती है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर ये क्यू डैश से ज्यादा या कम हो तो इसे हम एक्चुअल सेल कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल सेल्स कहते हैं। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, QA से डिनोट करते हैं, मतलब एक्चुअली हमने कितना बेचा। और अगर मैं कह रहा हूं कि एक ऐसी सेल हुई है जहां पर हमें ना प्रॉफिट हुआ ना घाटा हुआ, तो वो QA किसके बराबर हो जाती है, Q डैश के, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। सो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूंगा तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, द नंबर of units Q dash produced for which the company bears no profit or no loss is known as break even point, ठीक है। एक ऐसा नंबर ऑफ यूनिट जो कि मैं प्रोड्यूस करूं जिसमें ना कंपनी को प्रॉफिट हो ना एक भी रुपए का घाटा हो, तो वो जो नंबर ऑफ यूनिट्स जो मैंने प्रोड्यूस किया है वो मेरा क्या है, क्यू डैश है। तो कंपनी को हमेशा क्या करना चाहिए, इससे ज्यादा ही मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे सर कर दे भाई, सभी कंपनी कर दे, तो भाई कंपनी तभी कर पाएगी ना जब उसका मटेरियल बिकेगा। अगर मटेरियल बिकेगा ही नहीं तो वहां पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वहां पर तो उसकी रेवेन्यू ही नहीं होगी। रेवेन्यू होने के लिए कंपनी का माल बिकना जरूरी है। कंपनी का माल अगर उनके मनपसंद रेट पर बिकेगा,
ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर तभी तो वो अपने रेवेन्यू को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर उनका माल ही नहीं बिकेगा तो प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको मजबूरन कंपनी को शट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि आप घाटे में चले जाएंगे। और क्या हुआ, कोरोना में यही हुआ ना, कोरोना में यही हुआ, एकाएक लोगों का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, घर से बाहर निकलना बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई, तो प्रोडक्शन पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा। और प्रोडक्शन पे असर पड़ता है ना, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जो हमारी सेकेंडरी एंड टर्शरी इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्शन और सेल्स पे ही डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है कि मार्केट में कितना अच्छा लिक्विडिटी हो रही है, कैसे मार्केट में जो मनी है वो फ्लो कर रहा है। तो मनी का फ्लो एकदम से रुक गया जिसकी वजह से हमारी जीडीपी घाटे पे चली गई। ठीक है, तो यहां पर पॉलिटिकल नहीं हो रहा हूं मैं, बट यहां पर थोड़ा हमको समझना चाहिए कि हर चीज में सरकार को ब्लेम कर देना सही नहीं होता है। कुछ केसेस में सरकार को ब्लेम करना चाहिए, बट यहां पर एज ए पढ़े लिखे समझदार, एज एन इंजीनियर्स हमको ये समझना चाहिए कि देश के इकोनॉमी में हम किस तरह से अपना हाथ बटा सकते हैं। तो कुछ भी करते हैं, अगर हमारे पास पैसा है तो हम चीजों को खरीदते हैं, लिक्विडिटी फ्लो करते हैं, हम लोगों को नौकरी पे नहीं रखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट में हमारे लोगों की नौकरी भी तो आ रही है ना। ठीक है, अब वो लोग ही नहीं रहेंगे, वो नौकरी ही नहीं रहेगी तो कंपनी कैसे चलेगी, नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो यहां पर हम लोगों ने कुछ कुछ यहां पर कर लिया, तो यहां पर अब हमारे पास आता है एक कुछ टर्म्स आते हैं, जो टर्म्स को हमको यहां पर ध्यान रखना है। पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेवेन्यू पर पीस। पहले हम पढ़ेंगे रेवेन्यू पर पीस। ठीक है, यानी कि एक मटेरियल को बेचने में कितना हम रेवेन्यू कमा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू पर पीस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है वेरिएबल, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोला मैंने, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट, ये सब टर्म्स हमको पता होनी चाहिए। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, तो यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, उसे हम वी से डिनोट करते हैं। ये वेरिएबल कॉस्ट कौन बियर कर रहा है, ये कंपनी बियर कर रही है। और रेवेन्यू क्या है, जो एक मटेरियल हम बेच रहे हैं तो उससे हमें कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये किसमें होता है, रुपीज में होता है, दिस इज इन योर रुपीज। ठीक है, तो ये रेवेन्यू पर पीस को हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछी जाती है हमारी, यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन, हमसे यहाँ क्या पूछा जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है आर माइनस वी। ठीक है, तो ये सब टर्म्स आप लिख लीजिए, ये टर्म्स आपको फायदा करेगा। ओके ओके, यहां पे हम पढ़ते हैं परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, तो भाई परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बहुत इजी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस वी अपॉन आर इंटू 100। ये मेरा क्या कहलाता है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कहलाता है। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि जो क्यू डैश निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो हमेशा याद रखना क्यू डैश निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। बहुत इजी है, इसका तो न्यूमेरिकल एकदम इजी आता है फ्रेंड्स। अभी मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा आप लोगों को एकदम मजा ही आ जाएगा। ठीक है, ये होता है आपके ब्रेक इवन पॉइंट का निकालने का फॉर्मूला। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्यू डैश की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आर माइनस वी, ये आपके फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके, इसके बाद हमारा जो यूनिट वेरिएबल कॉस्ट था, ठीक है, हमारा जो यूनिट वेरिएबल कॉस्ट होता है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला होता है, ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ लॉट प्रोड्यूस्ड। ये आपका क्या होता है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज आपको यूज आएंगे फ्रेंड्स, ये सबको नोट डाउन करते रहिए आप। क्या होता है कंट्रीब्यूशन, क्या होता है यूनिट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। थोड़ा समझिएगा, एक हमारा टॉपिक होता है यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये टर्म आपने कई बार सुना होगा, मैं आज आप लोगों को इसका मतलब भी समझा देता हूं कि भाई ये क्या होता है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। आप लोगों ने
जब आप लोग कहीं से जाते हैं, ठीक है, आप लोग कहीं भी जाते हैं, आप लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं। दुकानदार बोलता है 2000 का माल है, आप बोलते हो भैया आप 1500 लगाओ, तो बोलता है भैया मार्जिन ही नहीं है मेरा। तो ये मार्जिन का क्या मतलब होता है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। अगर मैं किसी कंपनी के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मैं कहूं तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, मॉस। अब इसको सब्जेक्ट वाले मॉस से मत कंपेयर कर लेना, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सर, नहीं ऐसा मत करना, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका होता है Q एक्चुअल माइनस Q डैश अपॉन Q एक्चुअल इंटू 100। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है ये आपका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है, और ये क्या होता है, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय द एक्चुअल सेल इनटू 100, ठीक है। अब मान लो किसी कंपनी के लिए ये मार्जिन जो है वो आ रहा है 3%। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी भी कंपनी के लिए ये जो मार्जिन हमारा आ रहा है ये कितना आ रहा है, ये 3% आ रहा है। तो ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है, ये हम कैसे समझ में आएगा। तो यहां पर हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, हमेशा जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए। क्यों मैक्सिमम होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, जैसे आप लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, मुझे पता है नहीं लगाते होंगे, मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त लगाता है, तो वो हमेशा इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जरूर ध्यान में रखते होंगे। वो इसलिए ध्यान में रखते हैं कि अगर कोई भी मार्केट में सीजनल वेरिएशन आ जाता है, सीजनल वेरिएशन मतलब हो सकता है किसी सीजन में किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो सकता है किसी सीजन में किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो, तो अगर किसी टाइम उसका सीजनल वेरिएशन 3% से ज्यादा हो गया, यानी कि उनकी डिमांड और उनके सप्लाई में, मतलब उनके प्रोडक्शन में 3% से ज्यादा यहां पर गैप आ गया, तो कंपनी किस में चले जाएगी, कंपनी लॉस में चले जाएगी, कंपनी घाटे में चली जाएगी। समझ में आ गया। इसीलिए आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए आप हमेशा वहां पैसा इन्वेस्ट किया करिए। अगर आप भविष्य में, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं शेयर मार्केट में भी पैसा लगाना चाहता हूं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसका ज्यादा हो। अब ये कहना बहुत आसान है, आप लोग भी बोलेंगे सर इतना आसान है तो आप लगा लो ना, नौकरी क्यों कर रहे हो, एक बार में 10 लाख रुपया लगाओ, 1 करोड़ रुपए निकाल लो, हो गया, जिंदगी बन गई। अरे ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी मार्केट चीजों को स्टडी करना पड़ता है, और शेयर मार्केट एक दलदल की तरह है, कभी पैसा मत फंसाना, घाटे में जाओगे, ठीक है, तजुर्बा है बता रहा हूं। ओके चलिए, ठीक है। तो यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है ये आपका ये टर्म होता है, आप बस इसको याद रख लीजिए, इट इज क्यू एक्चुअल माइनस क्यू डैश अपॉन क्यू एक्चुअल इनटू 100, ठीक है। तो यहां पर आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, सॉरी हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमने ये चीज सीख लिया, अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन में जाएंगे। तो आपको ये न्यूमेरिकल पोर्शन को मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद हम उसी लेक्चर में लाइन बैलेंसिंग के बारे में भी सीखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इन फॉर्मूलाज को थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इजीली आपके न्यूमेरिकल बन जाएंगे। देन वी विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन बैलेंसिंग। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।